Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति के एक काफी नीचे पर इम्पोर्टेंट चैप्टर 51 पर बात करने वाले हैं। हाँ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। एग्जैक्टली मतलब अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन भारत की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में इसका एक अहम रोल है। बिल्कुल। और देखिए, ये उन टॉपिक्स में से हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट है, बस अप्रोच अलग अलग चाहिए। हाँ, प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स चाहिए बिल्कुल सटीक, और मेंस में इसका एनालिसिस जरूरी है। इसकी भूमिका क्या है, कितना इफेक्टिव है, चैलेंजेस क्या हैं, ये सब। राइट। तो आज की हमारी बातचीत का मिशन यही है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हर पहलू को समझना। मतलब ये बना क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और हाँ, सबसे जरूरी, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और नेशनल इंटीग्रेशन में इसका क्या रोल है यूपीएससी के लिहाज से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से। हाँ, और यहाँ एक मजेदार बात है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये। अच्छा, क्या? कि जब हमारा संविधान लागू हुआ ना 26 जनवरी 1950 को, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे किसी स्पेशल ऑफिसर का कोई प्रोविजन था ही नहीं। सच में? ये तो काफी सरप्राइजिंग है, खासकर भारत जैसे मल्टीलिंगुअल देश के लिए। तो फिर ये जरूरत महसूस कब हुई और क्यों? कोई खास वजह रही होगी? हाँ बिल्कुल, इसका सीधा कनेक्शन है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से, एसआरसी, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1953-55 में बना था। अच्छा, एसआरसी। हाँ, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया था। जी। तो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था भाषा के आधार पर, तब एक बड़ी चिंता ये उभरी कि जो नए राज्य बनेंगे उनमें जो लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बन जाएंगे, उनके हितों का क्या होगा। अच्छा, डर था कि कहीं उनकी भाषा, कल्चर, अपॉर्चुनिटीज, इन सबको अनदेखा ना कर दिया जाए। बात तो सही है। बिल्कुल। तो एसआरसी ने महसूस किया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कुछ ठोस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होने चाहिए। तो एसआरसी ने सिर्फ राज्यों की सीमाएं ही नहीं तय की, बल्कि इस रीऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन और सोशल साइड पे भी ध्यान दिया। अच्छा पॉइंट है ये। तो क्या सिफारिश की एसआरसी ने? एसआरसी की कई सिफारिशों में से एक ये भी थी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए। ओके। और इसी रिकमेंडेशन को मानते हुए सरकार 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई। अच्छा, तो यहाँ प्रीलिम्स के लिए पहला की टेकअवे मिल गया। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से जोड़ा गया। हाँ, और वो भी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर। बिल्कुल। और इस अमेंडमेंट एक्ट ने संविधान के पार्ट 17 में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 350B इंसर्ट किया। पार्ट 17 जो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, लॉजिकल प्लेसमेंट है। हाँ। और आर्टिकल 350B कहता क्या है, मतलब उसका सब्सटेंस क्या है? देखिए, आर्टिकल 350B के दो मेन क्लॉजेस हैं। क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, सीधा सीधा। ओके, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। और क्लॉज 2? क्लॉज 2 इस अधिकारी की ड्यूटी बताता है, कर्तव्य। तो क्या है इनका मुख्य कर्तव्य, कोर फंक्शन? इनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। किस चीज को? संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को जो भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उनसे जुड़े सभी मामलों को। सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना? नहीं, इन्वेस्टिगेट करना और उन पे मॉनिटर रखना भी। मतलब ये देखना कि जो अधिकार और सुरक्षा संविधान ने दी हैं, वो जमीन पर लागू हो भी रही है या नहीं। अच्छा, तो एक तरह से ये वॉचडॉग बॉडी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स के लिए, कह सकते हैं। ये सेफगार्ड्स या सुरक्षा उपाय किस तरह के हो सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स? हाँ बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 29 है जो अल्पसंख्यकों को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार देता है। हाँ। आर्टिकल 30 है जो उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। राइट। फिर आर्टिकल 347 है जो किसी राज्य की पॉपुलेशन के एक सेक्शन द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिलाने से जुड़ा है। आर्टिकल 350 भी है।
हाँ, जिसमें किसी भी ग्रीवेंस के लिए यूनियन या स्टेट अथॉरिटी को किसी भी भारतीय भाषा में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। और आर्टिकल 350A जो प्राइमरी स्टेज पर मदर टंग में एजुकेशन की फैसिलिटीज देने की बात करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों के लिए। तो SLM यानी स्पेशल ऑफिसर इन सभी प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखता है। तो मतलब इसका स्कोप काफी वाइड है, सिर्फ भाषा बोलने तक नहीं बल्कि एजुकेशन, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन सब जुड़ा है। जी हाँ। अच्छा, अब आते हैं रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पर। ये ऑफिसर अपनी फाइंडिंग्स किसको रिपोर्ट करता है? क्या ये किसी मंत्रालय को रिपोर्ट करता है? नहीं, आर्टिकल 350B2 ये साफ कहता है कि स्पेशल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को सौंपेगा, राष्ट्रपति को, और उतने इंटरवल्स पर जितने राष्ट्रपति कहें। डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। ये तो इस पद की इंडिपेंडेंस और इम्पोर्टेंस दिखाता है। हाँ, किसी मंत्रालय के प्रति सीधी जवाबदेही नहीं, सीधे हेड ऑफ द स्टेट को। और राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स का क्या करते हैं? मतलब क्या वो बस रिकॉर्ड के लिए होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 350B2 आगे ये भी कहता है कि राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। हाँ, और सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भिजवाएंगे। ये बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। राज्यों को भी पता चले कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक एग्जाम्पल है। केंद्र राज्यों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज की याद दिला रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ कुछ और पॉइंट्स नोट करने लायक हो गए। आर्टिकल 350B अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा, ड्यूटी है सेफगार्ड्स की जांच और निगरानी, रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट और स्टेट्स को भेजते हैं। प्रिसाइसली, ये फैक्चुअल पॉइंट सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो क्लियर हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस में, मतलब व्यवहार में, इस स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को किस नाम से जाना जाता है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि सिर्फ कानून होना काफी नहीं होता ना। सही कहा, जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो देखिए, व्यवहार में इस अधिकारी को कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहा जाता है, CLM। ठीक है। और यहाँ एक और प्रीलिम्स पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, जिससे पहले इलाहाबाद कहते थे। प्रयागराज। अच्छा, ये जगह का नाम पूछ लेते हैं कई बार। हाँ, लेकिन प्रयागराज में हेडक्वार्टर्स में होना ठीक है, पर भारत तो इतना बड़ा है। क्या सिर्फ एक हेडक्वार्टर्स से पूरे देश के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तक पहुंचना पॉसिबल है? कैसे इंश्योर करते हैं ये लोग रीच? ये सवाल बिल्कुल जायज है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए CLM के 3 रीजनल ऑफिसेज भी बनाए गए हैं। अच्छा, रीजनल ऑफिसेज भी है? कहाँ? हाँ, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच आसान हो। ये हैं, एक बेलगावी में, कर्नाटक में। बेलगावी, कर्नाटक। ठीक है। दूसरा चेन्नई में, तमिलनाडु में। चेन्नई, तमिलनाडु, साउथ के लिए। हाँ, और तीसरा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लिए। अच्छा, तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन है। प्रयागराज में HQ और 3 रीजनल ऑफिसेज, बेलगावी, चेन्नई, कोलकाता। ये लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल। और इन रीजनल ऑफिसेज को हेड कौन करता है? हर रीजनल ऑफिस का प्रमुख एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। ओके। और हेडक्वार्टर्स में, प्रयागराज में, कमिश्नर की मदद के लिए एक डेप्यूटी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं। तो एक प्रॉपर हायरार्की है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो आखिर स्टेट्स को ही करना है। हाँ, उसके लिए एक सिस्टम है। CLM राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं ना, उनके थ्रू कांटेक्ट बनाए रखता है। नोडल ऑफिसर्स ये कौन होते हैं? ये आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया जाता है। CLM इनसे कम्युनिकेट करता है, फॉलो अप करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात करें तो CLM किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मतलब फंडिंग, स्टाफ, ये सब कहाँ से आता है? ये एक इंपॉर्टेंट लिंकेज है और अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें। CLM को एडमिनिस्ट्रेटिवली रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। हाँ, पर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, स्टाफ सपोर्ट, इन सब के लिए ये मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CLM अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सीधे नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू भेजता होगा। हाँ, प्रैक्टिकल प्रोसेस यही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद मिनिस्ट्री के जरिए राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल है, पर रिपोर्ट का कंटेंट CLM का इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। मिनिस्ट्री सिर्फ एक कॉन्डुइट की तरह काम करती है। समझ गया। ठीक है,
तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेंस के लिहाज से ज्यादा क्रिटिकल है, इसकी भूमिका, उद्देश्य और कार्य, रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। हाँ, यूपीएससी मेंस में अक्सर सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रोल और इफेक्टिवनेस को क्रिटिकली वैल्यूएट करें। तो सीएलएम के कॉन्टेक्स्ट में इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देखिए, सीएलएम का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को डेवलपमेंट के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि वो नेशनल मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ महसूस करें। उन्हें ये ना लगे कि भाषा अलग होने की वजह से वो पीछे रह गए हैं या उनके अधिकारों का सम्मान नहीं हो रहा। ये तो एक बहुत बड़ा और नोबल गोल है। इसे हासिल करने के लिए सीएलएम करता क्या है? मतलब स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हैं? सीएलएम का मेन काम है मॉनिटरिंग करना इस चीज की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, और जो नेशनली अग्रीड सेफगार्ड्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, इसकी निगरानी करना। ये नेशनली अग्रीड सेफगार्ड्स क्या है? मतलब जो संविधान में नहीं है? हाँ, ये वो स्कीम्स या पॉलिसीज हो सकती हैं जो संविधान का हिस्सा तो नहीं है, पर नेशनल लेवल पर कंसेंसस से भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाई गई हैं। सीएलएम उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखता है। और ये मॉनिटरिंग होती कैसे है? जाहिर है सिर्फ ऑफिस में बैठकर तो नहीं हो सकती। क्या टूल्स या मैकेनिज्म्स यूज करता है सीएलएम? सही कहा आपने। सीएलएम ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए कई तरीके अपनाता है। जैसे क्वेश्चनेयर्स भेजता है स्टेट्स और यूटीज को, उनसे सेफगार्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मांगता है। अच्छा, क्वेश्चनेयर्स। और विजिट्स, कमिश्नर और उनकी ऑफिसर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करते हैं, ऑफिशियल से मिलते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं। फील्ड विजिट्स। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। फिर कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स भी होते हैं। समय समय पर बैठकें होती हैं जिनमें स्टेट्स के नोडल ऑफिसर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स आते हैं। वहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होती हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं। नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग। हाँ, और एक और काम है ग्रीवेंस रिड्रेसल का। हालांकि सीएलएम के पास कोई डायरेक्ट एनफोर्समेंट पावर नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। नहीं, पर वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से कंप्लेंट्स लेता है, उनकी जांच करता है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के साथ मामला उठाकर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। फैसिलिटेशन का रोल है। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हुई, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, फील्ड विजिट्स, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और ग्रीवेंस रिड्रेसल फैसिलिटेशन। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल सवाल उठता है, खासकर मेंस एनालिसिस के लिए। सीएलएम की एक्चुअल पावर्स क्या हैं? क्या इसकी रिकमेंडेशन स्टेट्स पर बाइंडिंग होती हैं? यहीं पर सीएलएम की एक लिमिटेशन सामने आती है। सीएलएम एक इन्वेस्टिगेटरी और रेकमेंडेटरी बॉडी है। रेकमेंडेटरी मतलब सलाहकारी। हाँ, इसकी रिपोर्ट्स और रेकमेंडेशंस एडवाइजरी नेचर की होती हैं, बाइंडिंग नहीं। ये स्टेट गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो इन रेकमेंडेशंस को कितनी सीरियसली लेते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं या नहीं। ओहो, तो मतलब इसकी इफेक्टिवनेस काफी हद तक राज्यों के कोऑपरेशन और पॉलिटिकल विल पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अगर कोई राज्य सरकार सेंसिटिव नहीं है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर, तो सीएलएम की रिपोर्ट शायद फाइलों में ही रह जाए। हाँ, ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है। कई बार ये महसूस किया गया है कि सीएलएम के पास इनफ टीथ नहीं है, मतलब शक्तियां नहीं है कि वो अपनी रिकमेंडेशंस को एनफोर्स करवा सके। इसे टूथलेस टाइगर भी कहा जाता है कभी-कभी। हाँ, हालांकि ये शायद थोड़ा ज्यादा हार्श हो, पर ये सच है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इसके बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि सीएलएम का होना ही अपने आप में सिग्निफिकेंट है, इवन विद इट्स लिमिटेशंस? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, कई वजहों से। जैसे? एक तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। ये पद भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स के प्रति कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को दिखाता है। सिंबल ऑफ कमिटमेंट। हाँ। दूसरा, ये एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की शिकायतों के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म तो है, वरना शायद ये मुद्दे बड़ी ब्यूरोक्रेसी में कहीं खो जाते। बात तो सही है, एक फोकल पॉइंट है। तीसरा, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। सीएलएम की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट और पब्लिक के सामने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की स्थिति का एक ऑफिशियल अकाउंट पेश करती हैं। इससे अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ, डेटा और एनालिसिस मिलता है। चौथा, मॉरल प्रेशर। भले ही रिकमेंडेशंस बाइंडिंग ना हो, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिकमेंडेशंस राज्य सरकारों पर एक नैतिक दबाव तो डालती ही हैं। मॉरल स्वेजन। और पांचवा, ये भाषाई सद्भाव, लिंग्विस्टिक हार्मनी और राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, इश्यूज को एड्रेस करके। ये पॉइंट्स मेंस आंसर में सीएलएम की इंपॉर्टेंस बताने के लिए अच्छे हैं, लिमिटेशंस के साथ।
तो अब पूरी डिस्कशन को समेटते हुए की टेकअवेज देख लेते हैं, पहले प्रीलिम्स के लिए। जरूर। प्रीलिम्स के लिए मेन पॉइंट्स। आर्टिकल 350B पार्ट 17 ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आया, SRC की सिफारिश पर। हाँ, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा। राइट। डेजिग्नेशन कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, CLM। CLM। ड्यूटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफगार्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन की जांच और निगरानी। इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। रिपोर्टिंग सीधे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट और स्टेट्स को भेजते हैं। ओके। मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिवली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। हाँ। हेडक्वार्टर्स प्रयागराज, यूपी। प्रयागराज। रीजनल ऑफिसेज बेलगावी, चेन्नई, कोलकाता। बेलगावी, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस एडवाइजरी, सलाहकारी, बाइंडिंग नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी। एक्सीलेंट रीकैप फॉर प्रीलिम्स। अब मेंस के लिए 2-3 मेन एनालिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? पहला, CLM भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से जो चैलेंजेस पैदा होते हैं उनको एड्रेस करने का एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है। खासकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये रेलेवेंट हुआ। ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को अकोमोडेट करने की कोशिश की। हाँ, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू डाइवर्सिटी। 2. दूसरा, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे राइट्स के गार्डियन की तरह काम करता है। भले ही पावर्स लिमिटेड हों, नेशनल लेवल पर उनकी आवाज उठाने का एक फॉर्मल चैनल है। गार्डियन ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स इवन विथ लिमिटेशंस। 3. तीसरा, इसका मकसद नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना है, ये इंश्योर करके कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एलिनेटेड महसूस ना करें। लेकिन इसकी एक्चुअल इफेक्टिवनेस राज्यों के कोऑपरेशन, पॉलिटिकल विल और खुद CLM ऑफिस की प्रोएक्टिवनेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लिमिटेड पावर्स की वजह से इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज बना हुआ है। रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन वर्सेस इफेक्टिवनेस एंड चैलेंजेस। बहुत बढ़िया। ये एनालिटिकल पॉइंट्स मेंस आंसर को स्ट्रक्चर करने में काफी मदद करेंगे। जी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पर M लक्ष्मीकांत के अध्याय 51 पर आधारित। हमने देखा कि कैसे ये पद कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन का नतीजा है और भारत की भाषाई विविधता को मैनेज करने में एक रोल निभाता है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। देखिए, भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा एक कांस्टेंट चैलेंज रही है। जी। तो क्या मौजूदा CLM का स्ट्रक्चर और पावर्स इन चैलेंजेस से निपटने के लिए काफी है, या फिर जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्या हमें CLM को और ज्यादा पावर्स देने की जरूरत है, या शायद लिंग्विस्टिक राइट्स के लिए कोई अलग ज्यादा पावरफुल ट्राइब्यूनल या कमीशन बनाने पर सोचना चाहिए, खासकर एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में भाषा के यूज जैसे सेंसिटिव इश्यूज के लिए? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा आपकी तैयारी में मददगार होगी। धन्यवाद।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.